गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये क्लास 11th में आप लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और वहाँ बताया गया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव होता है वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके निगेटिव होता है? वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों को पता है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने के लिए, तो चेक कैसे करेंगे? ये सेम चीज़ हमने ग्रेविटेशन में बताया था, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा। ये हमारा फोर्स है, ठीक है, ये एक फोर्स है, और हमको बताना है कि ये एक्चुअली कंजर्वेटिव है या नहीं है। चाहते तो इसमें एक जेड कंपोनेंट भी ले सकते थे। तो याद आपको क्या रखना है, देखिए कैसे, मतलब कंफर्म कैसे आप चेक करिएगा वो हम बता रहे हैं। करना क्या है, आपको fx का डिफरेंशिएट करना है पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये पहला, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास और भी कंपोनेंट्स होते तो बता रहे, या तो दो ही कंपोनेंट है हमारे पास, एक fx है और दूसरा fy है। अगर और होता तो फिर क्या करते, fy का करते हम लोग x के fy का करते z के रिस्पेक्ट में, और fz का करते y के रिस्पेक्ट में। फिर वैसे ही fz का करते x के रिस्पेक्ट में, और x का करते z के रिस्पेक्ट में। और ये सारे अगर हमारे रिजल्ट इक्वल होते आपस में, तो देन हम इस फोर्स को क्या कर सकते थे? कंजर्वेटिव फोर्स कर सकते थे। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि इस वाले टर्म में देखो तीन कंपोनेंट है हमारे पास, x, y और z, तीन कंपोनेंट है ना। करना क्या है आपको? करना क्या है कि एक बार fx को इंटीग्रेट कर लो, fx को इंटीग्रेट कर लो पार्शियल, ठीक है। पार्शियल मतलब सिर्फ x वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है fx में, ठीक है। मान के चलना है कि y कांस्टेंट है। फिर वैसे ही इस वाले में इंटीग्रेट कर लो आप y वाले में, फिर सेम वैसे ही इंटीग्रेट कर लो आप z वाले में। और इस बार भी देखना है कि इन तीनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपका कंजर्वेटिव होगा। तो दोनों तरह से आप चेक कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे देखो यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, पहले अगर हम इस प्रोसेस से चले, तो पहला बात हमारे पास तीसरा कोई कंपोनेंट है नहीं, तो चलो हमको इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं रहा, इन दोनों से हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम करेंगे क्या, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इस वाले को y के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो उस टर्म को छोड़कर बाकी जो भी मेरा है वो कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो चलो y के टर्म में डिफरेंस करना है, तो 2x कांस्टेंट हो गया, तो y क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो देखो 2x कांस्टेंट है, तो 2x को रहने दो, और y क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, दैट इज 6x y स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले में आओ, इस वाले में क्या करना है, इसको x के टर्म में करना। तो जो कांस्टेंट है पहले वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 3y स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
डेट इज 2x, और ये भी रिजल्ट आ गया 6xy²। तो ये समझ में आ रहा है कि मेरा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या बोले थे इसमें कि पार्शियल इंटीग्रेट कर लो x वाले को। चलो इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, आपने पढ़ा है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। वेरी गुड। तो अब यहां पे इंटीग्रेट करो x²/2, 2 से 2 कैंसिल, x²/3 हो जाएगा। ये बोलिए, तो ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, x²/3। ठीक है। अब इस वाले में क्या करना है, y को इंटीग्रेट करना है। तो y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो y² का अगर हम dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y³ आएगा। चलो y³ रखो, 3 से 3 कट गया, फिर इसका भी रिजल्ट वही आ जाएगा आपका x²y³। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर लिया गया है, ये फोर्स क्या है आपका, कंजर्वेटिव इन नेचर है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये याद रखना है कंजर्वेटिव चेक करने का तरीका। ठीक है। और इसके बाद क्या बताया गया था, यही चीज था ना कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसका निगेटिव लेते हैं तो ये हमको चेंज इन क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है। चेंज इन क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है। इसको नोट कर लो, फिर मिटाते आगे चलेंगे हम लोग। मिटा देते हैं इसको। अब बाकी ऐसे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, बाकी सब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये तो हमको मालूम ही है। और एक ये भी तरीका है हमारा चेक करने का। क्या लिखा रहे थे, डेल्टा U इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यानी U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। इसको नोट करो। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे। अब देखो जो लिखाना था, है ना, वो क्या था पहले देख लो। हेडिंग देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो कहता क्या है कि ये एक एनर्जी है जो लगता है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड एक्चुअली टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब कि इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जो एनर्जी लगेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, इट इज द एनर्जी, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन required to carry any positive charge from infinity
टू अ सर्टेन पॉइंट। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज को लाना है, तो अब सबसे बड़ा बात यह है कि अगर कोई चार्ज आएगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, क्योंकि तुम मोशन करवा रहे हो, वर्गड़न हो रहा है, तो ये तो फिक्स है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स आएगा। यानी कोई चार्ज को लाने के लिए उसके पहले कहीं ना कहीं कोई एक और चार्ज होना चाहिए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसी के फील्ड के, जैसे अगर हम लोग बात करें तो सेम यही केस हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे। वहाँ क्या डिफिनेशन था? इट इज़ द वर्क डन टू कैरी एनी मास। वहाँ पॉजिटिव मास तो नहीं बोल सकते थे, वहाँ पॉजिटिव मास तो नहीं बोल सकते थे, है ना, सिर्फ क्या बोलते थे? एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन वहाँ हमको मालूम था कि हम किसके रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, या ऐसे भी बोले थे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वहाँ किसका फील्ड था? ग्रेविटेशनल फील्ड था, लग रहा था किसका? अर्थ का। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लगेगा? चार्ज का लगेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, जिसको तुमने पहले से लाया है, लेकिन ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है, ठीक है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है, क्योंकि आपको मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगने के लिए कम से कम दो चार्ज की जरूरत होती है, कम से कम दो चार्ज की जरूरत होती है। एक्चुअली दो चार्ज के बीच में ही फोर्स लगता है। तो आपने जब Q1 को लाया तो उस वक्त तो कोई और चार्ज था नहीं, तो इसका जो वर्क डन हुआ वो 0 हो गया, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगा नहीं। अब क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से एक और चार्ज Q2 को इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q2 को ला रहे हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट R तक। कहां तक? एक पार्टिकुलर पॉइंट R तक ला रहे हैं इसको, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि तुम अगर ला रहे होगे तो इस तरह से लाना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना करे। आपको लाना इस तरह से है कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना करे, यानी इसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, एकदम स्लोली। और वेलोसिटी में चेंज कब नहीं आएगा? जब एक्सेलरेशन 0 हो। सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन को ही अगर हम 0 कर दें तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन कब 0 होता है? जब नेट फोर्स 0 कर दो। तो देखो इन दोनों चार्ज पर, जैसे मान लो ये चार्ज कभी यहीं पर था, मान लो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ये चार्ज था, इस पर लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लग रहा था। अब इसके बराबर तुम फोर्स लगा रहे हो इस तरफ पे, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हम ये देखें कि Fe जो है इक्वल है F एक्सटर्नल के, तो ऑब्वियस है कि नेट फोर्स 0 और इसका एक्सेलरेशन 0। चार्ज आ रहा है बहुत ही धीरे धीरे, यानी ये इस तरह से आ रहा है कि ये स्लोली आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज, काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंजेज, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, v चेंज नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या है देखो, तो यहां वर्कडन जो मिलेगा एक्सटर्नल का वो जस्ट उल्टा होगा इसके वर्कडन के। क्योंकि देखो ध्यान समझना, वर्कडन दोनों सेम करेगा। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? जिस डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो इसका वर्कडन क्या होगा? फोर्स एक्सटर्नल इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्कडन हो, मतलब फोर्स लगती है, तो वहां वर्कडन हो जाता है निगेटिव। पढ़े हैं हम लोग Fs cos थीटा, याद है? थीटा 180 डिग्री, वर्कडन निगेटिव। तो यहां एक्सटर्नल फोर्स का तो वर्कडन तो ठीक है, लेकिन ये निगेटिव होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो अब देखो एक चीज याद करो, तुमको अभी जस्ट थोड़ा पहले लिखाए थे कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वर्क डन क्या है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यहाँ पे ये वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव,
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्कडन होगा वही मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां थी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे x, ठीक है, कुछ दूरियां थी x, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा KQ1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो यहां वर्कडन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है ना ये, ठीक है, इसका जो वर्कडन होगा निगेटिव में लेंगे जो हम लोग, माइनस W जो भी है कंजर्वेटिव वाला, तो माइनस डेल्टा यू पे आ जाते हैं। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ KQ1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मान लेते हैं इस ये डेल्टा यू dx डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने यहां पर इसमें किया है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना, dx। ठीक है, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। समझ में आ रहा है? ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल किस पॉइंट से शुरू किए थे, इन्फिनिटी से। फाइनल कहां तक पहुंच के आना है हमको, r तक आना है, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके r तक। चलो तो एक काम करते हैं, इसको du ही रख देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा हमारा। ठीक है, तो अब एक चीज़ और, बातें थोड़ी रुक के की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये इन्फिनिटी का एनर्जी और ये r का एनर्जी। ठीक है, बाद में बताएंगे इन्फिनिटी की एनर्जी क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो du का क्या हो जाएगा, u होगा ना, u आपका ये इन्फिनिटी वाला और u ये r वाला, जिस r पे आप पहुंचना चाह रहे थे। यहां भी इंटीग्रेशन का साइन दे ही दे, इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट r तक। आपने 1/x² का इंटीग्रेशन पढ़ा है, -1/x होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा हमारा KQ1 Q2 1/x इन्फिनिटी से लेके r तक। तो देखो u r आ गया, माइनस u इन्फिनिटी आ गया। वन बाई आर माइनस 1/इन्फिनिटी। अब देखो सेम वही चीज है ना। अब बात समझना, 1/इन्फिनिटी क्या होता है। अगर इसको तुम ऐसे लिख दो, रुको, इसको ऐसे लिखो, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, ठीक है, और कंपैरिजन कर लो इसको इस तरह से, Q1 Q2 अपॉन R माइनस KQ1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी, और आप जानते हो कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये पता चल गया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहां से रिजल्ट क्या मिला, यू आर, और ये तो हो गया 0, तो यू आर इसको आप हटा दो 0 करके, तो यू आर का रिजल्ट क्या मिल गया, KQ1 Q2 अपॉन R। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो याद रखना है किसके रिस्पेक्ट में आया है, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में आया है। और हमको ये भी पता है कि इन्फिनिटी पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। इन्फिनिटी पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। ये हमको याद रखना है। जैसे याद करिए, आपने पढ़ा है mgh एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और जब हाइट एकदम से शून्य होता है, मतलब कि आप अर्थ के सरफेस पे होते हो, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0, तो वो एक रिफरेंस लेवल हो गया। फिर वैसे ही एक हम फॉर्मूला उसका एक और पढ़े थे, -gm1m2 अपॉन R, वहां इन्फिनिटी पे हम लोग उसको 0 माने थे ना, सेम वही चीज है। अगर ये एक पॉइंट का निकाला, अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट का करता, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का था, तो मतलब R2 माइनस R1 करते,
रिजल्ट यहाँ R2 होता, यहाँ R1 करते। R2 से अगर R1 जा रहे तो, R1 से R2 जा रहे तो वो भी कर सकते थे, तो उसको भी लिख लेते हैं एक जगह पे। वहां से भी प्रूफ किया जा सकता है ना। तो देखो क्या बोल रहे थे, अगर मान लो UR1 माइनस UR2 की बात होती तो रिजल्ट क्या लिखाता, KQ1Q2 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब देखिए इन दिस फॉर्मूला, पहला पॉइंट, वी यूज चार्ज विथ एप्रोप्रिएट साइन, साइन के साथ। अब उसका एक रीजन है, बहुत छोटा मोटा खास रीजन नहीं है, बताएंगे उसको आगे भी अच्छे से। एक सिंपल रीजन बताते हैं, सिंपल वाला। आपने पढ़ा फोर्स कितने तरह का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने तरह के नेचर का होता है। इट इज रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। वेरी गुड। रिपल्सिव किन के बीच का होता है, लाइक चार्ज। वेरी गुड, आप भी बोलिए लाइक चार्ज, मतलब दोनों निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव। और जो रिपल्सिव फोर्स होता है, जब भी रिपल्सिव फोर्स होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है। और जो अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आता है। ठीक है, जनरली देखा गया। अब जरा बात करो यहाँ पे, इस फॉर्मूले पे बात करो। मान लो तुमने दोनों को प्लस प्लस रख दिया, प्लस 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 ही आएगा रिजल्ट, ऑब्वियस है। रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। अगर दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस फिर प्लस, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मिल गया हमको। लेकिन अगर दोनों को प्लस माइनस साइन के साथ रखो, प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट निगेटिव है, फोर्स अट्रैक्टिव है। अब साइन के साथ नहीं रखते तो दिक्कत था, है ना। जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हमने रखा साइन के साथ, अगर मान लो हम साइन में से माइनस हटा देते तो वो हमेशा प्लस में आता, तो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर भी होता, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं होता, उसका पॉजिटिव हो जाता। तो इस तरह से है, वो उसी पर डिपेंड किया हुआ है। ठीक है, सारा चीज़। अब ये भी बोलता है ये है क्या, ये कभी पूछेगा ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो बोल देना इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिस्टम। कोई पूछे तो क्या बोलोगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिस्टम। यानी दो, यहां पे कितने चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, दो चार्ज का, यानी दो चार्ज का यहां पर सिस्टम बना रहे हैं। उसके लिए जो एनर्जी लगा है वही मेरा क्या कहलाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट करो, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। और एक चीज याद रखना, ये जब भी एनर्जी निकलेगा तो ये पेयर ऑफ चार्ज के लिए निकलेगा, सिंगल चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है। आपने इसके फॉर्मूले में ही देखा है Q1 Q2 है, तो ये पेयर ऑफ चार्ज के लिए निकलेगा। तो कभी आपसे अगर एक मान लो n नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ है, ऐसा आगे और भी चीजें बताएंगे, नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पेयर जो होगा, नंबर ऑफ पेयर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। मतलब 3 चार्ज दिया हुआ है तो आप यहां से देख सकते हो 3 ही पेयर होगा, 3 पेयर होगा, है ना। 4 चार्ज दिया है तो 4 और 2 3 6 पेयर होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये 3 चार्ज है Q Q और Q, तो तीनों इक्विलैटरल साइड पे रखा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसका एनर्जी कितना होगा, मतलब U कितना होगा, ये पूछा है आपसे। बताइए। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि कितना पेयर है इसमें। तो दिख रहा है हमको कि 3 चार्ज है तो 3 ही पेयर होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 पेयर हो गया। तो पहले 1, तो पहले 1 का 2 से पेयर, 1 का 3 से पेयर और 3 का 2 से पेयर, काम खत्म। क्योंकि 1 का 3 से पेयर करो या 3 का 1 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। तो ये आएगा रिजल्ट U12, U13, U32, ठीक है ना। चलो U12 इन दोनों का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, KQ इंटू क्यू, Q² A। फिर इसका भी रिजल्ट वैसा ही कुछ आएगा, KQ² A, और इसका भी रिजल्ट वैसा ही कुछ आएगा, KQ² A, डेट इज 3KQ² A। ये रिजल्ट आ गया U का, इसको नोट कर लो। ऐसे हम लोग और भी निकाल सकते थे, जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि एक स्क्वायर है, छोड़ो प्लस ही रहने दो, बताओ। माइनस भी दे सकते थे ना, माइनस पे नहीं बन जाएगा क्या, बन जाएगा बोलो। चलो माइनस पे बना, हटाओ, एक माइनस है, इसको भी माइनस कर दें, चलो इसको भी माइनस कर लेते हैं, बहुत कुछ कटेगा। बताओ टोटल इसका एनर्जी कितना होगा, कैलकुलेट करो, है तुम्हारे पास टाइम, बहुत टाइम है, करो कैलकुलेट। तो देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये देखते हैं हम लोग। तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं, U निकालते हैं। U के लिए क्या करेंगे, 1 का 1 U12 दोनों के बीच का एनर्जी, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, ये हो गया 1 के पूरे एनर्जी, 3 पेयर हो गए। फिर वैसे ही 2 का कर लो 3 के साथ, 2 का कर लो 4 के साथ, 5 पेयर बन गए ओवरऑल। एक पेयर और बच रहा है, एक 3 का 4 के साथ, सारे एनर्जी को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले 1 2 का निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, अरे हाँ भूल गए थे, बहुत सॉरी, साइड्स A दिया हुआ है, तो अगर साइड्स A दिया हुआ है तो इसका डायगोनल हो जाएगा तुम्हारा √2A, ये डिस्टेंस √2A होगा ना। तो देखो U12 निकालना है ना, चार्ज को साइन के साथ रखेंगे तो माइनस Q और Q, माइनस नहीं रहेगा तो -KQ² A। फिर वैसे ही 1 4 का निकालेंगे तो -KQ² A, वेरी गुड। 1 3 निकालेंगे, माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, KQ² √2A, साइड √2A होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। फिर U23 निकालना है 2 का 3 से, तो KQ² A, क्यों हुआ पता चल रहा है आपको, एक्चुअली वो सॉरी माइनस कहाँ गया माइनस, ठीक है। 2 का 3 से हो गया, अब 2 का 4 से, ये और ये प्लस ही रहेगा, तो सिंपल सी बात है। तो KQ² √2A, ठीक है। 3 का फिर 4 से माइनस में आ जाएगा, KQ² A। तो सारे माइनस वाले को ऐड कर दो, 1 2 3 4,
माइनस 4k² अपॉन ए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस होगा ना, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। k² अपॉन √2a, और 2 से ये √2 कैंसिल, तो माइनस 4k² अपॉन ए प्लस √2k² अपॉन ए। चाहो तो k² ए अपॉन कॉमन ले लो, ठीक है, तो -4 प्लस √2 रिजल्ट हो जाएगा। अगर यही सेम चार्ज सारा पॉजिटिव होता, सारे चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेते, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव लेते, तो जो माइनस वाला रिजल्ट वो प्लस होके यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा हटके। कह रहा है कि मान लो 3 वैसे ही चार्ज है हमारे पास Q, ठीक है, ये भी Q और ये भी Q। ये तो फिक्स है वो कि तीनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, और रिपल्सन के कारण ही यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है मेरा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद इसका साइड टू ए हो गया, तो आपको बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बनाइए, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ बताना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, जो कि हमको मालूम है k² अपॉन ए इंटू 3 टाइम। 3 टाइम क्यों किए समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना, वेरी गुड। अब क्या करना है हमको, u फाइनल निकालना है। तो u फाइनल क्या होगा, तो u फाइनल होगा इसका बाद का जो एनर्जी होगा वो 3 इंटू k² अपॉन 2a, क्योंकि साइड 2a हो गया। अब निकाल दो डेल्टा u, तो ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस इंक्रीज किया है, पोटेंशियल डिक्रीज ही किया होगा, है ना, वेरी गुड। तो ui माइनस u फाइनल ही निकालते हैं, ठीक है। तो k² अपॉन a, 3 कॉमन कर लेते हैं बाहर, चाहते तो हम ये भी कॉमन कर सकते थे, तो एक काम कर, ठीक है, चुप करके हटाओ नहीं, अरे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कॉमन। इसमें क्या है 3k² अपॉन 2a। अब जरा एक बात समझाओ हमको, ये इतना एनर्जी गया कहाँ, ये इतना एनर्जी गया कहाँ, जब ये वहां से यहां आया तो ये एनर्जी इतना खत्म हो गया ना इसका बेचारे का, तो ये एनर्जी गया कहाँ, तो ये एनर्जी इसके मोशन में हुआ होगा, यहां से यहां मोशन में। तो बात समझने का क्या है, इसका कुछ ना कुछ इस वक्त वेलोसिटी भी रहा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं कि इसका मास मान लो m है, कितना है, मास m है। अब बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, चलो वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ui प्लस kei इक्वल्स uf प्लस kef, ये तो जीरो, क्योंकि इनिशियल उसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, कोई मोशन था नहीं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से ही बेचारे को छोड़ा गया था, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, ui माइनस uf इक्वल्स kef, इसका वैल्यू हमको मालूम है 3k² अपॉन 2a, और इसका भी फॉर्मूला मालूम है हमको 12mv²।
लेकिन तीनों का तो 3 इंटू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v आ जाएगा आपका अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए। ये रिजल्ट मिल गया हमको वेलोसिटी का। ठीक है, ये रिजल्ट किसका मिल गया? वेलोसिटी का। तो वैसे भी क्वेश्चन था, पहले दो तरह से पूछ सकता था क्वेश्चन। पहला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यू आई माइनस यू एफ इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना। इसका मतलब यू आई बड़ा है, यू एफ छोटा है, तो लॉस ही हुआ होगा। लॉस कहाँ गया? तो लॉस उसके वेलोसिटी में दिख रहा है हमको। क्लियर है? लॉस कहाँ दिख रहा है? उसके वेलोसिटी में दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो कहाँ गया होगा? तो उसके काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन किया होगा, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा था, मोशन कर रहा होगा चार्ज, तभी तो इंक्रीज किया है। ठीक है, साइड इंक्रीज किया एक्चुअली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रहा बात की ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, है ना। सवाल तो ये उठता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा उससे मैच करता है, बस उसमें एनी पॉजिटिव चार्ज था, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ले आओ, और इसमें कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब Q2 की जगह 1 रख दो। Q2 की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे, और उसको लेके आओगे तो मिल जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे अगर हम माने कि ये Q है और इसके दूसरे तरफ कोई चार्ज Q1 है जिसको लेके आ रहे थे, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू Q1 अपॉन आर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो Q1 चार्ज के लिए हमको मिल चुका है, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए मान लो 10 कूलम के लिए हमको निकल गया, हमको एनर्जी 10 कूलम के लिए 100 जूल आ रहा है, तो 1 कूलम के लिए वेरी गुड। जो आप सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं कि 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो चलो यहाँ Q1 है तो Q1 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी ये आर है, KQY_R। ये रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये है क्या, U में आप Q1 से डिवाइड दिए हो, यानी इसका जो यूनिट होता है तो आप जानते हैं कि वोल्ट होता है, और वोल्ट को लिख क्या सकते हैं, तो ये चार्ज का कूलम और एनर्जी का जूल, यानी जूल पर कूलम। और ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी। और इसमें भी चार्ज को क्या करेंगे? साइन के साथ यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहां भी चार्ज को साइन के साथ यूज किया है ना, तो यहां भी चार्ज को साइन के साथ यूज करेंगे। वी यूज चार्ज विथ इट्स साइन। चार्ज को यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? उसके साइन के साथ यूज करो, मतलब नोट करो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एज ए डिफिनीशन तो क्या बोलोगे? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू कैरी, इट इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट। तो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट का मिला, फिर वैसे ही हम लोग 2 पॉइंट का भी निकाल सकते थे। ठीक है, और इसमें भी एक चीज क्या है कि हमने ये मान के चला है कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट का ही आया ना, तो याद होगा तुमने ये जो निकाला था ये UR था, याद आ रहा है। और ये कब हुआ था? जब हम ये मान के चले थे कि U इन्फिनिटी 0 है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ क्या मान के चलेंगे कि V इन्फिनिटी भी क्या है? 0 है। यानी अब एक मान के चलना है कि इनफाइनाइट पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग चलेंगे अगले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक्सप्रेशंस के बारे में,
और देखते हैं और भी कुछ बातें होंगी। ठीक है, जैसे डायपोल पढ़ा है आपने, डायपोल के कारण फील्ड विल्ड निकाला होगा, तो वैसा ही हम लोग इसमें देखेंगे, पोटेंशियल्स निकालेंगे डायपोल का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ।